सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब लर्निंग चैनल जिसका नाम है डेली जीके अपडेट। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका साइंस से रिलेटेड है। जी हाँ, कल भी आपको साइंस से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस ला के दिए थे। मैं हमेशा रोज़ आपके लिए साइंस और जीके से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक लाता रहता हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइंस से रिलेटेड है। प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं रेलवेज, एसएससी और यूपीएससी में, तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए यहाँ पे वो 30 क्वेश्चंस लाया हूँ जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब वीडियो को बिना ही देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जब से फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जॉन हैरिसन, रुडोल्फ डीजल, मार्टिन कूपर या ग्राहम बेल। तो इसका आंसर होगा वो आपका मार्टिन कूपर। इसका राइट आंसर होगा मार्टिन कूपर ने ही मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, आप देख सकते हैं कि 1973 में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो अमेरिकी इंजीनियर थे मार्टिन कूपर ने किया था। इसका वजन जो था उस वक्त 2 किलो का होता था और इसे चलाने के लिए एक बड़ी सी बैटरी को अपने कंधे पे साथ में ढोना पड़ता था। ठीक है, और इसकी जो उस वक्त की कीमत थी वो $2700 थी लगभग। तो इंडियन करेंसी के हिसाब से उस वक्त लगभग 2 लाख रुपए का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अगर और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे रुडोल्फ डीजल जो ऑप्शन में उसका जो उन्होंने जो है डीजल इंजन का आविष्कार किया था। जॉन हैरिसन ने मरीन क्रोनोमीटर जो होता है वो समुद्री क्रोनोमीटर जिसमें हम लोग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम वगैरह को मेजर करते हैं, तो मरीन क्रोनोमीटर। और ग्राहम बेल जो था उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है। सभी जीव, सभी पेड़ पौधे के बारे का जो अध्ययन होता है फ्रेंड, जिसके बारे में हम लोग एक कंप्लीट जानकारी गेन करते हैं, उसके ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता करते हैं। ठीक है, तो उसका स्टडी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे मकड़ी के बारे में बात हो रहा है, तो मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा ऑरेनकोमोलॉजी जो होता है वो मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑरेनकोमोलॉजी। ठीक है, तो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो पीसी कल्चर जो है वो हमारे फिश फार्म यानी मत्स्य पालन जो होता है या फिश का जो पोल्ट्री फार्म होता है उसको हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी जो होता है वो पक्षियों के स्टडी, पक्षियों के विषय में जो हमारा जानकारी जो हम लोग गेन करते हैं उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी जो होता है वो हमारा स्टडी ऑफ इंसेक्ट होता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट को हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं, यानी कीट पतंगों के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं कि दूरी के साथ वेग परिवर्तन क्या कहलाता है। दूरी के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है या समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी दूरी के साथ वेग में परिवर्तन का जो रेट होता है उसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ पे नीचे हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं कि यहाँ पे कि वेलोसिटी क्या है। तो किसी भी चालक द्वारा तय की गई दूरी को, निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम लोग वेग कहते हैं, और चालक द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी वेलोसिटी और स्पीड जो होता है वो दोनों सेम चीज़ है। किसी भी चालक के द्वारा इकाई समय में जो दूरी तय की जाती है उसे हम लोग वेग भी कहते हैं, उसे हम लोग चाल भी कहते हैं। लेकिन वेग जो होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है, यानी एक सर्टेन डायरेक्शन में। तो एक जो निश्चित दिशा होती है इसमें दिशा आ जा रहा है, इसीलिए जो हमारा वेलोसिटी यानी वेग जो है वो आपका क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक डेसिक राशि होती है। और जो चाल होता है उसमें एक निश्चित दिशा नहीं होती, बाकी सेम है, लेकिन ये क्या होता है, दिशा नहीं होने के कारण इसमें क्या होता है, ये एक अदैशिक राशि यानी स्केलर क्वांटिटी होती है। सीजीएस यूनिट में अगर दोनों की इकाई की बात करें तो सीजीएस सिस्टम में दोनों की इकाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एमकेएस या एसआई सिस्टम में दोनों की इकाई की बात करें तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होती है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है फ्रेंड, वो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि किसी भी चालक का प्रारंभिक, मान लो आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और आपने चलते 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 यहाँ पे आके आपने रुका, तो आपका ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगा आपका, ये डिस्टेंस कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। यानी चालक का प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी, इस दोनों बिंदु को मिलाने वाला जो लाइन है, ये जो दूरी है, इसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपका है इसकी इकाई मीटर और सेंटीमीटर होती है। एक्सेलरेशन मैंने बताया, वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। सीजीएस सिस्टम में इसकी इकाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, और एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में इसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि ईमेल की खोज किसने की। तो ईमेल का खोज यहाँ पे देख सकते हो, लैरी पेज, शिवा अय्यादुराई, मार्क जुकरबर्ग या बिल गेट्स। तो इसका सही आंसर होगा वी.ए. शिवा अय्यादुराई। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं कि वी.ए. शिवा अय्यादुराई ने 14 साल की उम्र में 1978 में ईमेल की खोज की थी। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे और देखते हैं, लैरी पेज जो थे उन्होंने गूगल का आविष्कार किया था, मार्क जुकरबर्ग जो थे उन्होंने फेसबुक का आविष्कार किया था, और बिल गेट्स जो है उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है तो वैसी स्थिति को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हाइपोथर्मिया। ठीक है, जो हमारा टेम्परेचर जो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें, अगर क्या सेल्सियस स्केल की बात करें तो वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है।
अगर इन 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से हमारा टेम्परेचर अगर बॉडी का कम होने लगता है तो उस स्थिति को हम लोग हाइपोथर्मिया कहते हैं। और अगर इस स्थिति से हमारा टेम्परेचर अधिक होने लगता है उसको हाइपरथर्मिया कहा जाता है। ठीक है, हाइपरथर्मिया देख सकते हैं वैसी स्थिति जब बॉडी का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। अगर बात कर ले मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की, तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया एक नेत्र दोष है, यह हमारे आँख के विजन साइट या फिर रोशनी से संबंधित है। मायोपिया में क्या होता है कि हमें नज़दीक की वस्तु तो काफ़ी स्पष्ट और अच्छे बिल्कुल क्लियर नज़र आती है, लेकिन दूर की चीज़ को हम लोग देख नहीं पाते, वो हमें धुंधला लगता है। ठीक है, उसे मायोपिया कहते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है कि हमें दूर की वस्तु बहुत अच्छे से नज़र आएगी लेकिन सामने की वस्तु हमें ठीक से नज़र नहीं आती। ठीक है ना, इसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट करने लायक था। ठीक है, तो इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इसका रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए हम लोग फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बंसन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारे बार्नौलीज प्रिंसिपल, बार्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। काला ज्वर बीमारी कौन फैलाता है? तो काला ज्वर बीमारी यहाँ पे जो होता है आपको याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है सैंड फ्लाई जो है, सैंड फ्लाई यानी काला ज्वर की बीमारी कौन फैलाता है? सैंड फ्लाई फैलाता है। ठीक है, और ये बता दें कि ये जो बीमारी है एक पैरासाइट परजीवी से होता है, इसका नाम है लिशमेनिया। इसे सैंड फ्लाई जो मक्खी है वो इसे वाहक होती है, मतलब इसे वो अपने शरीर के अंदर इसे लेकर चलती है, हमारे खाना या हमारे भोजन में ये डाल देती है, जिससे हमें काला ज्वर बीमारी होती है। उसके बाद आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को हम लोग 1 से डिनोट करते हैं। लिथियम जो है वो 3 से डिनोट करते हैं। हीलियम जो है उसको हम लोग 4 से डिनोट करते हैं। और नियॉन जो है उससे हम लोग 10 से डिनोट करते हैं। सभी का परमाणु संख्या 1, 3, 4 और 10 है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और नियॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का पहला तत्व है। और हीलियम और नियॉन जो है फ्रेंड आपको पता है कि वो एक इनर्ट गैस है। वो एक क्या है? इनर्ट गैस है, यानी निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस है। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पराग कण को इंग्लिश में कहा जाता है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, तो उससे याद रखिएगा पॉलिनोलॉजी। उसे क्या याद रखना है कि पॉलिनोलॉजी जो है पराग कण के अध्ययन को कहा जाता है। पराग कण जो फूलों में जो पराग कण होता है पुमंग के ऊपर, फूलों के जो 4 पार्ट होते हैं, वह दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जैंग। पुमंग के ऊपर जो छोटे छोटे जो रंगीन तरह के दाने दाने रचना होता है इसे हम लोग पराग कण कहते हैं, जो प्रजनन में सहायक होता है। यह पॉलिनोलॉजी जो है उसके अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? माइकोलॉजी। ये शैवाल जो हमारा नीलहरित शैवाल होता है उसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। अलगी भी बोला जाता है इसको। पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। और पैडोलॉजी जो है वो मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पैडोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व हमारे दांतों को हानि पहुंचाता है? तो आर्सेनिक, कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोराइड। आर्सेनिक तो हमें किसी भी तरह से हम लोग उसको कंज्यूम नहीं करते, ना किसी भोजन या जल से हम लोग आर्सेनिक को लेते नहीं है। कैल्शियम हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है। कैल्शियम जो होता है हमारे दांत में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, तो कैल्शियम हमारे दांत की मजबूती के लिए है। ठीक है, फास्फोरस भी हमारे हड्डी में रहता है। फ्लोराइड जो है ये एक एक्सटर्नल प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी में नहीं रहता। फ्लोराइड हम लोग बाहर से लेते हैं। ये पानी में भी रह सकता है। बहुत सारे जहाँ पे हम लोग भूमिगत जल का उपयोग करते हैं, भूमिगत जल स्रोत जो हैंडपंप होता है या कुआं होता है या नदी तालाब का पानी जब हम लोग पीते हैं तो वहाँ पे फ्लोराइड काफ़ी अधिक मात्रा में कभी कभी हमें तत्व के रूप में या धातु के रूप में मिल जाता है। तो उससे हमारा दांत क्या होता है? हमारा दांत क्षय होने लगता है। जैसे दांत का क्षय रोग भी या दांत का कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है, तो फ्लोराइड जो होता है वो हमारे टूथपेस्ट होता है उसमें भी यूज़ होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में यूज़ होता है। अधिक मात्रा में फ्लोराइड का यूज़ करने से हमारे दांत को नुकसान होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्लोराइड होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। जंग रोधी इस्पात का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है हीरा ब्रेयाल ने किया था, हीरा ब्रेयाल। तो अगर इस्पात की बात करें तो ये एक अलॉय है, मिश्र धातु है जो स्टील और कार्बन का बना होता है, जिसमें कुछ मात्रा में क्रोमियम भी पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, ट्रांजिस्टर में कितने डायोड होते हैं? ट्रांजिस्टर का नाम आपने सुना होगा। डायोड भी आप लोग समझते हो कि डायोड जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट में लगने वाला एक यंत्र होता है। डायोड 2 तरह के होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड से इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट में इंटर करता है और कैथोड से इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलता है। तो आपने पढ़ा होगा। तो कितने डायोड होते हैं ट्रांजिस्टर में? तो ये जो उपकरण है इसमें 2 डायोड होते हैं, एक एनोड और कैथोड। और ट्रांजिस्टर है क्या बता दो? ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या पी और एन आकार के अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के
के माध्यम से या के थ्रू बनाया जाता है। जब इस सेमीकंडक्टर को एक ही प्रकार के अलग अलग सेमीकंडक्टर के बीच यानी सेंटर में रखा जाता है तो इस तरह के जो मशीन्स बनती है उसको हम लोग ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर में दो डायोड लगे होते हैं जो बैक टू बैक करके जुड़े रहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांजिस्टर, याद रखिएगा। उसके बाद टमाटर के किस भाग को हम लोग खाते हैं? फल, बीज, बीजाणु या फल भित्ति। ठीक है, टमाटर के किस भाग को खाते हैं? तो इसका आंसर होगा फल भित्ति। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ साइंस से बायोलॉजी से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है। प्याज के किस भाग को खाते हैं? आलू के किस भाग को खाते हैं? आलू के हम लोग तना वाले पार्ट को खाते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आलू का जो हम लोग पार्ट खाते हैं वो उसका तना होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं धीरे धीरे आपको कवर करा दूंगा। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर किस भाग को खाते हैं, तो उसको फल भित्ति आंसर होगा। फिर सूक्ष्म जीवी को किस इकाई में मापा जाता है? सूक्ष्म जीवी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको किस इकाई में हम लोग मापते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है एंगस्ट्रॉम यूनिट, माइक्रोन, पाइको या फर्मी। इसका आंसर होगा माइक्रो। सूक्ष्म जीवी यानी नाम से ही समझ में आ रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको माइक्रोन से नापेंगे। ठीक, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो एंगस्ट्रॉम यूनिट जो होता है वो वेवलेंथ नापता है लाइट का। जिस तरह लाइट का एक वेवलेंथ होता है इस तरह से, तो ये इस तरह का जो वेवलेंथ होता है लाइट का, तो ये जो वेवलेंथ है, ठीक है ना, ये जो वेवलेंथ कहलाता है, ये जो वेवलेंथ कहलाता है, ये जो हाइट है, ये जो हाइट है वेवलेंथ, इस वेवलेंथ को हम लोग नापते हैं क्या? एंगस्ट्रॉम यूनिट से। ठीक है, और पाइको जो होता है वो न्यूक्लियस साइज, जो परमाणु का आकार होता है उसको पाइको से नापते हैं। फर्मी जो होता है वो भी एक न्यूक्लियस साइज यानी एटॉमिक रेडियस में नापने में काम आता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि समस्थानिक विशेषता आइसोटोप प्रॉपर्टी किस में पाया जाता है? आइसोटोप प्रॉपर्टी यानी समस्थानिक विशेषता। अच्छा, आइसोटोप ये है क्या? तो सबसे आप पहले नोट देख लो कि आइसोटोप एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिसका एटॉमिक नंबर समान लेकिन मास नंबर अलग होता है उसे आइसोटोप कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की ही बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। परमाणु संख्या 1 1 1, इसका मात्रा संख्या 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। ये 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका परमाणु संख्या भी 1, इसका परमाणु संख्या भी 1, इसका परमाणु संख्या भी 1। तो यहाँ पे तीनों के परमाणु संख्या समान है लेकिन मात्रा संख्या तीनों का क्या है? डिफरेंट है। तो ये आपका क्या कहलाया? एक आइसोटॉप कहलाया। इसे हम लोग आइसोटॉप कहते हैं। तो ये जो गुण पाया जाता है वो तत्व में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो गुण क्या होता है वो तत्व में पाया जाता है। अगर धातु की बात करें तो धातु एक प्रकार का तत्व होता है जिसमें एक विशेष चमक होती है और ये विद्युत के क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं। अधातु क्या होते हैं? इसमें चमक नहीं होते, विद्युत के बैट कंडक्टर यानी कुचालक होते हैं। यौगिक जो होता है वो धातु, अधातु या धातु धातु या अधातु अधातु का मिश्रण हो सकता है, उससे हम लोग यौगिक कहते हैं। इसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं लेकिन तत्व में केवल आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही एलिमेंट या एक ही धातु या एक ही अधातु। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में केवल हाइड्रोजन ही रहता है तो ये तत्व हुआ। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में केवल ऑक्सीजन ही रहता है तो ये एक तत्व हुआ। कार्बन की बात करें तो कार्बन में कार्बन ही रहता है, ये एक तत्व है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन के साथ आपको उसमें ऑक्सीजन भी मिल रहा। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन भी मिल रहा। हाइड्रोक्लोरिक की बात करें तो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन मिल रहा है। अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है उसमें NH3। तो ये सभी क्या हुए? एक से ज़्यादा जब तत्व मिल जाते हैं तो उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। लेकिन अकेला जब कोई तत्व रहता है, उसे अकेला कोई भी मेटल या नॉन मेटल या जो भी रहता है उसे हम लोग तत्व कहते हैं, जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, किसी के साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, याद रख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है आइसो बार के बारे में बात करें तो आइसो बार जो है जिसमें मात्रा संख्या सेम लेकिन परमाणु संख्या अलग। जैसे कि अगर कार्बन की बात करें, कार्बन का एक आइसोटॉप होता है 614 और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन होता है 714। यानी इसका देख सकते हैं मात्रा संख्या, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या दोनों का समान है लेकिन क्या होता है, इसका जो परमाणु संख्या है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे ऑपोजिट हो जाता है, ये आइसोटॉप के ऑपोजिट होते हैं, इसे हम लोग आइसो बार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सूर्य के किरण की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सूर्य के किरण की तीव्रता मापने वाले यंत्र को हम लोग एक्टिनोमीटर कहते हैं। एक्टिनोमीटर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिनोमीटर। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे नोट देखें तो एम मीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की तीव्रता को नापता है। क्रेस्कोग्राफ जो होता है हमारे प्लांट के ग्रोथ को नापता है। इसका आविष्कार सर जगदीश चंद्र बोस ने किया था। हमारे इंडियन साइंटिस्ट जो थे सर जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने क्रेस्कोग्राफ यंत्र के द्वारा ये बताया, सबसे पहले ये बताया था कि सजीवों में भी प्राण होता है। और लाइट ईयर जो होता है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, खगोलीय इकाई है दूरी को नापने की। ग्रह के बीच में या ग्रह नक्षत्र या नक्षत्र के बीच की जो दूरी होती है वो हम लोग लाइट ईयर से मेजर करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी आइसोटॉप का नाम क्या है? हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, हाइड्रोजन के
तीन आइसोटॉप होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप क्या क्या, हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप है। एक होता है प्रोटियम, इसे साधारण हाइड्रोजन कहते हैं। एक होता है ड्यूटेरियम, इसे ड्यूटेरियम, इसे 1H2 कहते हैं। और एक होता है ट्रिटियम या ट्राइटेनियम। तो ये वाला जो आइसोटॉप होता है ये हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, रेडियोधर्मी आइसोटॉप बोल सकते हैं या रेडियो सक्रिय आइसोटॉप बोल सकते हैं, जिसमें अगर न्यूट्रॉन तेज गति वाले न्यूट्रॉन से इसके ऊपर बमबारी की जाती है तो ये अल्फा बीटा और गामा जैसी किरणों को एमिटेट करने लगती है, उत्सर्जित करने लगती है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम। और ट्राइटेनियम जो है, ट्रिटियम या ट्राइटेनियम जो है वो एक रेडियोधर्मी आइसोटॉप है, ठीक है। उसके बाद गामा रेज किससे बनी होती है? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम आयन, हाई वेलोसिटी न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अगर गामा किरण की बात करें तो गामा किरण, एक्सरे किरण या सनलाइट, ये तीनों का जो प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रकृति या गुण या जो भी बोले या जो प्रकृति या नेचर होता है वो बिल्कुल समान होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गामा की बीटा की बात कर लेते हैं। बीटा जो होता है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बीटा क्या होते हैं? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्फा जो होता है वो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अल्फा क्या होता है? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। दो प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन, तो ये कितने हो गए? ये चार हो गए। इसका जो मात्रा संख्या होता है वो 4 होता है। और ये हीलियम का भी बिल्कुल इसी तरह होता है, मात्रा संख्या 4। इसीलिए हम लोग को अल्फा को हम लोग क्या करते हैं? हीलियम परमाणु की तरह डिनोट करते हैं। उसके बाद गामा की बात करें तो गामा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होते हैं, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है जो किसी भी परमाणु के केंद्र से विसर्जित होती है और उसे हम लोग फोटोन भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो सिमिलैरिटी होती है, समानता होती है, बिल्कुल एक्सरे के समान होती है। गामा किरण जो होते हैं हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा भेजने की क्षमता रखती है। ये हमारे मांस को भेज सकती है, हमारे जो हड्डी होता है उसको ये लोग पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसीलिए इसका उपयोग बहुत सारे कैंसर्स या अलग अलग बीमारियों के इलाज में इसका उपयोग में किया जाता है। और ये गामा किरण जो होता है हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, ठीक है। उसके बाद बात करें बायोगैस को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है किस धातुओं को राजा कहा जाता है, तो सबसे इसका आंसर होगा सोना। आपको पता है सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? सोलर सेल, जो सोलर बैटरीज या सोलर सेल होता है उसको बनाने में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का यूज़ होता है। सिलिकॉन की बात करें तो ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन ही एक ऐसा तत्व है जो इस पृथ्वी में सबसे ज़्यादा या सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कार की बैटरी में किस एसिड का उपयोग होता है, तो कार की बैटरी में जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें, तो सभी का फार्मूला याद रखिएगा। नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, प्रोपेनिक एसिड C3H6O2 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 होता है, ठीक है। आप इसका आंसर याद रख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड कार की बैटरीज में उपयोग किया जाता है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सल्फ्यूरिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है कार की बैटरीज में। सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रियोल है। नाइट्रिक एसिड को एक्वा फोर्टिस या स्पिरिट ऑफ नाइट्र भी कहते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग म्यूरिएटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, वायुमंडल में सबसे प्रचुर निष्क्रिय गैस कौन सा है? वायुमंडल में सबसे प्रचुर निष्क्रिय गैस, तो सबसे पहले आपको बता दो निष्क्रिय गैस जो होते हैं वो बिल्कुल 6 होते हैं। 6 निष्क्रिय गैस होते हैं, आप भी देख सकते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। हीलियम को हम लोग He से, नियॉन को Ne से, आर्गन को Ar से, क्रिप्टॉन को Kr से, जेनॉन को Xe से और रेडॉन को Rn से डिनोट करते हैं। तो टोटल यहाँ पे 6 निष्क्रिय गैस होते हैं। ये सभी निष्क्रिय गैस को हम लोग 0 ग्रुप या 18 ग्रुप में रख सकते हैं। 18 ग्रुप 0 ग्रुप सेम होता है, ठीक है। सभी गैस की वैलेंसी 0 होती है क्योंकि ये अपने आउटर सेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लेते हैं। और निष्क्रिय गैस को हम लोग नोबल गैस भी कहते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन की सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, तो आर्गन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? आर्गन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो कौन सा गैस या नोबल गैस जो होता है, कौन सा निष्क्रिय गैस या नोबल गैस जो वायु में नहीं पाया जाता, ये हमें वायु में नहीं मिलता, तो इसका आंसर होगा रेडॉन, ठीक है। ये आर्टिफिशियल गैस है, ये जो हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिलता है, ये एक रेडियो एक्टिविटी की तरह भी काम करता है। इसका आंसर क्या होगा? रेडॉन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट की खोज किसने की? तो जोसेफ एस्पिडिन ने की थी। जोसेफ एस्पिडिन जो थे वो सीमेंट की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। अगर देख ले, हेनरी बैक्वेरेल जो थे उन्होंने रेडियो एक्टिव की खोज की थी। एडवर्ड एक्शन जो थे उन्होंने ग्रेफाइट की खोज की थी। माइकल फैराडे का आप लोग जानते हैं, इसे फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आपको एक बात बता दो फ्रेंड, 1790 के लगभग में
माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी, लेकिन इसके बारे में जो थ्योरी जो था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये भी अमेरिकी थे, उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का सिद्धांत दिया था। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो विचार रखा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखा था, लेकिन जो कंप्लीट जो इसका निर्माण है, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण बोल सकते हैं, निर्माता किसने किया था, तो उसे माइकल फैराडे ने किया था। इसीलिए फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माइकल फैराडे को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेल पॉलिश रिमूवर में क्या, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए एक लिक्विड आता है, तो उस रिमूवर में क्या रहता है, तो इसका आंसर होगा एसीटोन। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, आपको इन सभी इथाइल एसीटेट, फॉर्मिक एसिड, इथाइल अल्कोहल और एसीटोन के फार्मूलेस को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही का खट्टापन किस कारण से होता है, तो दही जो होता है वो दूध से बनता है फ्रेंड, और दूध में पाया जाता है आपका लैक्टिक एसिड, तो जाहिर सी बात है दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड से होगा। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो वो हमारा जो कीट पतंग होते हैं, चींटी या फिर मधुमक्खी वगैरह, उसकी जो जहर होती है, वेनम होती है, उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो होता है इमली या टैमरिंड, उसमें टार्टरिक एसिड होता है। एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। उसी तरह अगर नींबू की बात करें तो उसमें साइट्रिक एसिड होता है। सिरिका में भी साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो आपको ये सब पॉइंट जो होता है याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आज का, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, यहाँ पे इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे ये प्लांट होगा। सबसे तेज बढ़ने वाला प्लांट कौन सा है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बम्बू ट्री। इसका आंसर क्या होगा, बम्बू ट्री। इसका साइंटिफिक नेम है बम्बूसा वुल्गारिस। तो यहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस को आपने देख लिया, मैंने सारे क्वेश्चंस आपको कवर करा दिए, ठीक है। आपको धीरे धीरे क्या करना है, सभी क्वेश्चंस को एक दो बार पढ़ लेना है, इसको कॉपी में नोट कर लेना है। और भी इससे रिलेटेड मैं रोज़ आपके लिए वीडियो लाता हूँ। तो अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें फ्रेंड्स। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट।